वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे काजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 कि 1857 की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है कि जिसे हम जंग आज़ादी बोलते हैं, उसके क्या काजेज़ थे, उसकी क्या वजूहत थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो मेन काजेज़ थे कि जिसमें मिलिट्री रिवोल्ट आता है, रिलीजियस काज आता है, पॉलिटिकल काज आता है, एक्सेशन ऑफ स्टेट्स आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है और द लूटिंग ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक काज आता है। इन सब को हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जंग आज़ादी की मेन वजूहत क्या थी, इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या कॉन्टेक्स्ट था कि जिसके तहत 1857 की जंग आज़ादी को लड़ा गया। बेसिकली ये जो मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा है, ये इंडिया में मुस्लिम रूल की एक छोटी सी टाइमलाइन है, ठीक है, जिसका जो इख्तिताम था, जिसका जो एंड था, वो 1857 की जंग आज़ादी में हुआ। अब इससे पहले क्या था? इससे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आए और सिंध में इस्लाम की बुनियाद रखी। उसके बाद 1192 में दिल्ली फेल टू मुस्लिम फोर्सेस अंडर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के अंडर यानी उनकी फोर्सेस में जो दिल्ली था वो फेल कर गया मुस्लिम फोर्सेस के आगे। इसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी बुनियाद रखी। उसके बाद मुसलमानों का जो पीक है, ठीक है, जो प्राइम दौर है, वो यहाँ पर आता है 1526 से 1707 में, ठीक है। पीक ऑफ मुगल अम्पायर, जिसे मुगल अम्पायर भी हम बोलते हैं, फाउंडेड बाय ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसकी बुनियाद रखी। इसके बाद 1739 में नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया इन्वेडेड एंड सैक्ड दिल्ली। दिल्ली को इन्होंने इन्वेड किया और यहाँ से काफ़ी इन्होंने लूट मार करके ये वापस भी गए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से अहम चीज़ आती है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद 1764 में जो बैटल ऑफ बुक्सर थी ये इन्होंने लड़ी। जंगे प्लासी और जंगे बुक्सर ये दोनों बैटल्स बड़ी अहम और डिसाइसिव थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से। इन दो जंगों के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी इंडिया में जो ग्रिप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि इन दो जंगों के बाद जो दीवानी राइट्स थे यानी कि हिंदुस्तान के जो की एरियाज़ थे जिसमें ख़ास तौर पर बंगाल आता है, वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल कर लिए। तो ज़ाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि जब आपके पास टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स आ गए हैं तो बाकी फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि आप सारी की सारी जो दौलत है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सर के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप कह लें कि ऑलमोस्ट हिंदुस्तान पे उसका कंट्रोल हो चुका था। इसके बाद 1857 में हिंदुस्तान के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र की लीडरशिप में एक आखिरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो अंग्रेज़ हैं इनसे छुटकारा हासिल करके आज़ादी हासिल की जाए। लेकिन हम जानते हैं कि इस जंग का नतीजा अच्छा ना हुआ और 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान था वो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। तो इस तरह से ये जो 1857 की जंग आज़ादी थी ये हुई और मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में रूल था वो ख़त्म हुआ। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट सा कॉन्टेक्स्ट दिया है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ पे डिटेल से बात हो सकती है, लेकिन मेरा बुनियादी मौजू चूँकि आपको इसके काजेज़ बताना है, तो अब हम उसको देखते हैं कि एग्जैक्ट काजेज़ क्या थे 1857 की जंग आज़ादी के। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या एग्जैक्ट काजेज़ थे जो 1857 में जंग आज़ादी का बायस बने। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मिलिट्री रिवोल्ट। अब ये क्या था इसको हम देखते हैं। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि 1806 में, ठीक है, जो सर जॉर्ज बेरलो हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी आलमोस्ट ग्रिप इंडिया पे हो चुकी थी, ठीक हो गया, और काफ़ी जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काम कर रहे थे। अब क्या था, जो सर जॉर्ज बेरलो थे इन्होंने क्या किया, नॉट अलाउड इन इंडियन परेड, कि जब भी इंडियन परेड हो रही होगी कि जिसमें इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो होंगे, तो जब भी वो परेड कर रहे होंगे तो वो अपने माथे पे तिलक नहीं लगा सकते और सर पे साफ़ा नहीं बांध सकते। तो अब हम जानते हैं कि माथे पे तिलक लगाना और सर पे साफ़ा बांधना ये इंडिया की बड़ी ट्रेडिशन है, एक बड़ी पुरानी रवायत है जो कई सदियों से चलती आ रही है। तो जब सर जॉर्ज बेरलो ने इंडियन सोल्जर्स को मना किया कि जब भी परेड होगी तो उसमें वो अपने माथे पे तिलक नहीं लगा सकते, सर पे साफ़ा नहीं बांध सकते, तो इंडियन सोल्जर्स के दिल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ क्या रुझानात होंगे, उनकी क्या जो फीलिंग्स हैं वो क्या होंगी, इसको आप सोच सकते हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में रखना है, यानी जो बाद में हम देखेंगे कि मिलिट्री रिवोल्ट का एक बायस बना। इसके बाद कुछ हम स्टेटिस्टिक्स हम देखते हैं। इंडियन जो आर्मी थी 1857 में वो टोटल कितने अफराद पर मुश्तमिल थी? 3,15,520 टोटल जो इंडियन आर्मी थी वो तब थी।
और तकरीबन 98,02,235 पाउंड इस आर्मी पे खर्च हो रहे थे। अब इसमें अहम बात की है, अहम बात ये है कि ये जो 3,15,520 है, इसमें जो 51,316 थे ये ब्रिटिश सोल्जर्स थे, और 98 लाख पाउंड में से जो 56,68,000 पाउंड थे वो सिर्फ और सिर्फ 51,000 ब्रिटिश सोल्जर्स पर खर्च हो रहे थे। और 98 लाख में से 56 लाख अगर हम निकाल दें तो पीछे बचता है तकरीबन 45 लाख। तो जो 45 लाख थे वो बाकी जो इंडियन आर्मी थी, ठीक है, 3,15,000 में से 51,000 निकाल दें तो पीछे बचता है 2,65,000 ऑलमोस्ट तकरीबन। तो जो 45 लाख पाउंड थे वो 2,65,000 इंडियन सोल्जर्स पे खर्च हो रहे थे, और 56 लाख पाउंड जो थे वो सिर्फ 51,000 ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उस पे खर्च हो रहे थे। तो यहाँ से आप एक डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं कि ज़्यादा पैसे कम सोल्जर्स पे खर्च हो रहे हैं और कम पैसे ज़्यादा सोल्जर्स पे खर्च हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये ब्रिटिश हैं और ये इंडियन आर्मी है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके दिल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या फीलिंग्स होंगी, क्या रुझानात होंगे। ठीक हो गया, तो ये एक दूसरी बात होगी। ठीक है, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, तो इसको आप अपने जहन में रखिए। इसके अलावा नो चांस ऑफ प्रमोशन। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनकी प्रमोशन के कोई चांस नहीं। प्रमोशन किसकी होनी है? सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स की। तो एक इंडियन चाहे अपनी जान कुर्बान कर दे, जितनी मर्जी बहादुरी से लड़ ले, जो मर्जी कर ले, उसकी कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकती। तो ये हो गया तीसरा काज। इसके बाद दिस क्रिएटेड हेट्रेड फॉर कंपनी। जाहिर सी बात है जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको आपने तिलक नहीं लगाने देना, साफा नहीं बांध रहे, उन पे आप पैसे कम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, तो इसने क्या करना है? हेट्रेड फॉर कंपनी, कंपनी के लिए नफरत ही पैदा करनी है। इसके बाद एक चौथी चीज़ आती है पॉलिसी ऑफ प्रोसेलिटाइज। पॉलिसी ऑफ प्रोसेलिटाइज क्या है? पॉलिसी ऑफ प्रोसेलिटाइज ये है कि आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में किसी को कन्वर्ट करें। अब इस सिलसिले में ये बताया जाता है कि जब भी परेड होती थी, यानी कि इंडियंस की परेड होती थी, तो उसमें एक प्रीचर आता है, यानी क्रिश्चियन प्रीचर आता है, और वो आके प्रीच करता है, यानी कि तबलीग करता है क्रिश्चियनिटी की। यानी जब भी जो इंडियन सोल्जर्स थे वो खड़े होते परेड कर रहे होते, तो वो आके प्रीच करता कि ईसाईयत कबूल करो, या ईसाईयत के हवाले से वो टीचिंग देता। तो यहाँ से जो पॉलिसी ऑफ प्रोसेलिटाइज थी, यानी कि हिंदुओं को या मुसलमानों को या सिखों को उनके मज़हब से कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी की तरफ भी लेकर आने की कोशिश की गई। तो ये एक चौथा काज बना जो मिलिट्री रिवोल्ट था उसका। इसके अलावा ओवरसीज़ वॉवेज, यानी कि इंडियन, अगर हम हिंदुओं के रिलीजन को देखें तो उसमें जो ओवरसीज़ यानी बाहर का जो सफ़र है, मुल्क से बाहर का सफ़र, उसके हवाले से कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स काम करते थे, जिसमें ख़ास तौर पर जो हिंदू थे, उनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हिंदुस्तान से बाहर जो दूसरी जगह थी वहाँ पर लेके जाना चाहती थी, जिसमें जाहिर सी बात है जो हिंदू थे वो मज़ामत करते थे, वो जो रेजिस्टेंस थी वो शो करते थे कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके मज़हब में हिंदुस्तान से बाहर जाना नहीं है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसे मजबूर करती थी, उन्हें मजबूर करती थी। तो यहाँ से जो हिंदुस्तानी जो सोल्जर्स थे उनका रिलीजन तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर उनके रिलीजन की जो टीचिंग्स है उसके खिलाफ उनको हिंदुस्तान से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से ये जो चार चीज़ें हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से जाहिर सी बात है हेट्रेड रखते थे। इसके बाद जो इमीडिएट काज था वो क्या बना? अप्रैल 1857 सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। अब आपने एक 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से बात सुनी होगी कि रिफल्स के हवाले से, बंदूक के हवाले से। तो आप इस बंदूक को देखिए, इनफील्ड रिफल, ये एक इनफील्ड रिफल है, ठीक है, और ये मैंने किस फिल्म से तस्वीर ली है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक इनफील्ड रिफल है, इसमें यूज़ होता था एक कार्ट्रिज, ठीक है, ये कार्ट्रिज है, इसके अंदर होता था बारूद। अब कार्ट्रिज का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको मुँह से काटना पड़ता था, इसको यानी कि ऐसे मुँह से काटते थे इतना हिस्सा, और ये खुल जाता था। तब इसमें सारा बारूद होता है, इस बारूद को इस नली के ज़रिए अंदर डालते थे, ठीक है, और उसके बाद ये बंदूक चलती थी। अब मसला क्या था? मसला ये था कि ये जो कार्ट्रिज का ये वाला मुंह है, ये वाला जो सिरा है, ऐसा कहा जाता है कि इसको काऊ के यानी कि गाय के गोश्त से या गाय की चर्बी से और सूअर की चर्बी से बनाया गया था। अब हम जानते हैं कि हिंदुओं के नज़दीक जो गाय है वो मुकद्दस है, मुसलमानों के नज़दीक जो सूअर है वो हराम है, ठीक है। तो मुसलमान समझते थे कि ये सूअर की चर्बी से उसमें डुबोया गया या उससे बना है, तो वो उसको मुँह नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि इसको मुँह के ज़रिए आपको उठाना पड़ता था। और जो हिंदू थे वो समझते थे कि ये गाय की चर्बी से बना है, तो वो इसको मुँह यानी कि इसको यूज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर थे उन्होंने मजबूर किया कि वो इसको यूज़ करें। अब इसको यूज़ कैसे करते थे? ये एक फ़िल्म है मंगल पांडे द राइजिंग, ठीक है, इसको आप लाजमी देखिए, इसमें एग्जैक्ट ये वाला सीन बताया गया है। तो ये जो कार्ट्रिज है ये आप देखें, ये आमिर खान ने इस वक्त पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये आमिर खान उसको मुँह से काट रहे हैं, इसके बाद ये जो बंदूक है ये इन्होंने पकड़ी और वो उसको बाद में चला रहे हैं, ठीक हो गया। तो मेन बात क्या है कि ये जो चीज़ बनी हुई है इसको मुंह में डाल के इसको काटना पड़ता था, मेन पॉइंट ये है। तो हिंदू समझते थे कि ये काऊ से बना यानी गाय की चर्बी से बना, और मुसलमान कहते थे कि ये सूअर की चर्बी से बना है।
अब क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उसने रिफ्यूज़ किया कि हम तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। अब जिन्होंने रिफ्यूज़ किया उनको क्या किया गया, 10 साल की सज़ा दी गई कि उसको 10 साल के लिए कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक तो वो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है, ठीक है ये चीज़, ऊपर से उनको 10 साल की सज़ा दी जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो मिलिट्री रिवॉल्ट था वो तो होना ही था। अब जो सोल्जर्स थे उनके दिल में कोई ये तो नहीं, मोहब्बत तो नहीं पैदा होगी कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो ये क्या होगा, दिस क्रिएटेड हेट्रेड फॉर द कंपनी, जो कंपनी की तरफ से जो नफ़रत थी वो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके दरमियान पैदा हुई। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जिसमें ख़ास तौर पर ये जो 4 चीज़ें आती हैं और फिर ये रिफ़ल का वाक़या आता है, इसने लीड किया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के शुरू होने में, ठीक है। और 10 मई 1857 को जो जो मिलिट्री के लीडर्स थे, जो आर्मी मैन थे, जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया, अपना लीडरशिप का रोल अदा किया वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक हो गया। तो ये इसका एक पहला काज़ हो गया। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस कास्ट, कि रिलीजियस कास्ट क्या था जिसने 1857 की जंग आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। अब जो रिलीजियस कास्ट है उसकी जो समरी है, ठीक है, उसका जो क्रक्स है वो ये वाली लाइन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पैट्रोनाइज्ड क्रिश्चियन मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, यानी जो हिंदुस्तान में आते और जो हिंदुस्तानी लोग थे उसको ईसाईयत की तरफ तबलीग करते, तो उसको बाकायदा तौर पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पैट्रोनाइज करती थी, यानी कि उनको फंड करती थी। अब इसके हवाले से कुछ चीज़ें और हम देखते हैं। मैंगल्स, जो कि द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसका जो चेयरमैन है, ठीक है, 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये बड़ी अहम बात है कि एक चेयरमैन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रोविडेंस, यानी कि खुदा ने हैज़ बेस्टोड अपॉन अस एम्पायर ऑफ इंडिया सो दैट द बैनर ऑफ क्राइस्ट शुड वेव ट्रायम्फेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया टू दी अदर। तो वो ये कह रहा है कि खुदा ने हमें जो एम्पायर ऑफ इंडिया वो इसलिए दिया है ताकि जो क्राइस्ट का बैनर है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, वो पूरे के पूरे इंडिया में गालिब आ सके, ठीक हो गया। तो ये चेयरमैन कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या मेंटेलिटी थी। वो ये समझते थे कि हमें इंडिया इसलिए मिला है ताकि हम इसमें ईसाईयत को फैला सकें। इसके अलावा ये पॉइंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो बाकायदा तौर पर पैट्रोनाइज करती थी, फंड करती थी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो जो इंडिया में आते थे। इसके अलावा डॉक्टर फेंडर ये क्या कहते हैं, 1854 में इन्होंने एक किताब लिखी मिज़ानुल हक, जिसने इस्लाम को अटैक किया, ठीक है। तो चूँकि इन्होंने इस्लाम को अटैक किया तो ज़ाहिर सी बात है जो इंडिया में मुसलमान थे उनकी जो फीलिंग्स थी उनको हर्ट किया गया। इसके बाद ई एडमंड 1855 में, इनका क्या कहना है, ये मिशनरीज़ हैं, ठीक है, इनका क्या कहना है कि सिंस इंडिया इज अंडर वन गवर्नमेंट, इनका आर्गूमेंट ये था कि इंडिया चूँकि वन गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको या ब्रिटिश इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें रिलीजन भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, कोई सिख है, जो मर्ज़ी है, तो चूँकि इंडिया एक गवर्नमेंट के अंडर है लिहाजा इसमें रिलीजन भी एक ही होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ईसाईयत का रिलीजन होना चाहिए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या मेंटेलिटी थी। इसके बाद रेवरेंड कैनेडी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वी मस्ट कंटिन्यू आवर एफर्ट्स टिल ऑल द पीपल राइट फ्रॉम केप कोमोरिन टू द हिमालयाज एम्ब्रेस द रिलीजन ऑफ क्राइस्ट। तो ये कहते हैं कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हैं वो क्या कर लें, रिलीजन ऑफ क्राइस्ट को एम्ब्रेस कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें, एंड इंडिया बिकम्स अ मैग्निफिसेंट नेशन, ये एक अजीम कौम बन जाए, द बलवर्क ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द ईस्ट, यानी कि ईस्ट में, यानी कि मशरक में जो क्रिश्चियनिटी का बलवर्क है ये वो बन जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आप इनकी मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में आने की एक बुनियादी वजह क्या थी कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है इसको फैला सकें और सारे के सारे जो हिंदुस्तानी हैं उनको ईसाई कर सकें। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके अलावा कंपनी ऑफिशियल्स इनवाइटेड देयर सबऑर्डिनेट टू लिसन देयर प्रीस्ट, जो कंपनी के ऑफिशियल थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके जो सबऑर्डिनेट यानी कि जो इंडियंस थे ये उनको अपने घरों में मदऊ करते, अपने घरों में बुलाते, और जो प्रीस्ट थे उसका जो सरमन थे वो उनको सुनाते। तो जाहिर सी बात है जो प्रीस्ट है उसने यही कहना है कि ईसाईयत कबूल करो, या ईसाईयत के बारे में जो अच्छी चीज़ें थी वो उनको बताता। तो इस तरह से जो लोगों के माइंड थे उनको चेंज करने की कोशिश की जाती। इसी तरह इन केस ऑफ फेमन, जब भी हिंदुस्तान में फेमन आता तो जो ऑर्फनेज हाउस थे वो बनाए जाते, और यहाँ पर भी जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे या क्रिश्चियन मिशनरीज थे ये होते। तो जाहिर सी बात है जो बंदा परेशान होता है, दुखी होता है, फेमन से को वो नहीं उस तरह से सामना कर पाता, वही ऑर्फनेज हाउस में आता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आके उनको ये बताया जाता है कि आप ईसाईयत कबूल करें, या जो ईसाईयत की तालीमात है ये इनको दी जाती। इसके हवाले से आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। 1837 में जो ऑर्फनेज ऑफ सिकंदरा था, ठीक है, ये ऑफ है ऑर्फनेज ऑफ सिकंदरा, ये इस हवाले से काफ़ी मशहूर है कि जहाँ पर जो भी बच्चे आते, जो भी लोग आते, तो उसको बाकायदा तौर पर जो ईसाईयत की टीचिंग्स है वो दी जाती। इसके अलावा
अलावा टिल 1922 1922 तक मनी टू द चर्चेज फ्रॉम इंडियन एक्सचेक्वर, यानी कि जो इंडिया के लोग जो टैक्स पे कर रहे थे, ठीक है, उस टैक्स से जो इंडिया के अंदर जो चर्चेज थी उसको पैसा जाता है, ठीक है, यानी जो इंडियंस हैं वो इंडिया के अंदर जो चर्चेज हैं उसको पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूँकि इंडिया को कंट्रोल ब्रिटिश कर रहा था, तो इंडियन के टैक्सेस थे वो इंडिया के अंदर जो चर्चेज थी उसको चला रहे थे, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आप इनकी मेंटेलिटी जो है उसको देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप हिंदुस्तान के अंदर के जहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, कई मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको आप ईसाइयत की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई ये तो नहीं आएगा कि सारे के सारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो ईसाइयत को कबूल कर ले। तो जाहिर सी बात है, उनकी तरफ से एक रद्द-ए-अमल, उनकी तरफ से एक रिएक्शन आएगा, जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सामने आया, ठीक हो गया। तो ये था रिलीजियस कास्ट, इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल कास्ट के सियासी वजह 1857 की जंग आज़ादी की क्या थी। अब सिलसिले में आते हैं लॉर्ड डेलहाउस। लॉर्ड डेलहाउस ने क्या कहा? उसने 1857 की जंग आज़ादी से पहले कहा, क्या कहा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र की मौत के बाद हिज हेयर्स, जो भी उसके वारिस होंगे, वो रेड फोर्ट को खाली कर देंगे, ठीक हो गया। तो रेड फोर्ट जिसमें बहादुर शाह जफ़र रहते थे, ठीक है, उसको वो खाली करेंगे और अपने नाम के साथ वो एम्परर का जो टाइटल है उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको लॉर्ड डेलहाउस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, उसकी जो मेंटेलिटी है उसका अंदाज़ा होता है कि उसने वाज़ह तौर पर यह कह दिया कि जो बहादुर शाह जफ़र है ये आखिरी बादशाह होगा और इसके जो वारिस हैं वो रेड फोर्ट को खाली करेंगे और अपने नाम के साथ किसी किस्म का वो टाइटल यानी एम्परर का टाइटल यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह इसके अलावा बिफोर दिस 1827 में ओल्ड हैबिट ऑफ राइटिंग लेटर्स टू द एम्परर एंडेड, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो एम्परर था यानी जो भी हिंदुस्तान का बादशाह होता था उसको लेटर लिखते थे, ठीक है, जिसमें मेन टाइटल क्या, मेन इसमें चीज़ ये है कि इस लेटर के अंदर जो एम्परर होता था, जो हिंदुस्तान का बादशाह होता था, उसकी जो सोवरेनिटी है उसको एक्सेप्ट किया जाता था, यानी कि उसको एड्रेस किया जाता था एज एन एम्परर ऑफ इंडिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस तरह मैंने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सर के बारे में बताया कि उसके बाद वो कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर भी वो जो एम्परर ऑफ इंडिया था, हिंदुस्तान का जो बादशाह होता था, उसको वो सोवरन मानते थे। तो 1827 में वो जो ख़त लिखने की आदत थी, वो जो एक ट्रेडिशन बनी हुई थी जब से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा 1843 में स्टॉप सेंडिंग गिफ्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जो एम्परर होता था उसको जो ख़ास दिन होते थे, जिस तरह ईद का दिन है, नौरोज़ का दिन है या कोई दूसरा दिन है, ख़ास दिन होते, उस पर वो गिफ्ट सेंड करते थे, भेजते थे। तो 1843 में ये जो आदत थी इसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर वो कह रहा है कि बहादुर शाह जफ़र की मौत के बाद उसके जो वारिस हैं वो टाइटल यूज़ नहीं कर सकते, उसको रेड फोर्ट खाली करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ये सारी ख़त्म हो गई हैं। हिंदुस्तान का जो बादशाह उसको सोवरन नहीं माना जा रहा, ठीक है। तो दिस क्रिएटेड सिंपैथी अमंग कॉमन पीपल, जो आम लोग थे जिनके दिल में हिंदुस्तान के बादशाह की एक इज़्ज़त थी, थोड़ी बहुत इज़्ज़त थी, तो उसको वो काफ़ी ठेस पहुंची और उन्होंने 1857 में अपना जो बादशाह था यानी बहादुर शाह जफ़र था उसको बहाल करने के लिए, उसकी सोवरेनिटी को, उसकी रिस्पेक्ट को बहाल करने के लिए 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जंग की, ठीक है, जिसका नतीजा ज़ाहिर सी बात है हम जानते हैं कि अच्छा नहीं हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल कास्ट था, इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एक्सेशन ऑफ स्टेट्स, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फेयर और फाउल मीन से जो स्टेट्स थी हिंदुस्तान की उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक्सीड किया, यानी कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी तो उसको अपने साथ मिला लिया। अब वो किस तरह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस का बायस बना, इसको हम देखते हैं। इसमें फिर लॉर्ड डेलहाउस आते हैं जो कि 1848 से 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, ठीक है। नेक्स्ट 8 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, हिंदुस्तान की जो 8 आज़ाद रियासतें थी इसको उसने अपने साथ यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अनेक्स किया। अब इसमें क्या था, पीपल एसोसिएटेड विद दीज कोर्ट्स, तो जाहिर सी बात है ये जो 8 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी तो इसमें जो भी लोग कोर्ट्स के साथ यानी उस ख़ास स्टेट की कोर्ट के साथ वाबस्ता थे, ठीक है, जिसमें जज भी आ सकता है, ख़ास तौर पर जो आर्मी मैन हैं, सोल्जर्स हैं वो आते हैं, तो वो सारे के सारे अपनी जो नौकरी थी, अपनी जो जॉब थी वो उससे खाली हो गए। और फिर बाद में 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें ख़ास तौर पर ये लोग जो कि इन कोर्ट से वाबस्ता थे उन्होंने अपना मेन किरदार अदा किया, जिसमें ख़ास तौर पर फिर मैं बता रहा हूँ कि जो सोल्जर्स थे वो थे कि ज़ाहिर सी बात है 8 रियासतें हैं, 8 रियासतों के सिपाही भी तो होंगे ना। तो जब ये जो 8 रियासतें थी इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया तो ये सारे के सारे सोल्जर्स थे या जो भी कोर्ट से वाबस्ता थे वो जॉबलेस हो गए। तो उनके दिल में एक नफ़रत सी पैदा हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ और बाद में फिर उन्होंने अपना एक बुनियादी किरदार अदा किया वार ऑफ इंडिपेंडेंस में।
इसके बाद जो लॉर्ड डेलाउस था ये खुलम खुला कहा करता था कि ही यूज टू से इट वाज द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अवेल इट सेल्फ ऑफ एवरी फेयर एंड अनफेयर अपॉर्चुनिटी विच वुड इंक्रीज इट्स वेल्थ एंड डोमिनेशन। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फेयर मीन यूज़ करे या अनफेयर मीन यूज़ करे, हर अपॉर्चुनिटी को वो यूज़ करेगी टू इंक्रीज इट्स वेल्थ एंड डोमिनेशन, के वो अपनी वेल्थ को और डोमिनेशन को इंक्रीज़ कर सके। तो कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आना चाहती है या नहीं आना चाहती, वो उसको अपने साथ मिलाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लोग इसके साथ एसोसिएटेड थे उन्होंने बाद में फिर रिवोल्ट किया। इसके बाद एक एग्जांपल हम देखते हैं स्टेट ऑफ अवध की, ठीक है, जिसे 2 जनवरी 1856 को अनेक्स किया गया। अब इसमें जेम्स आर्टरम, ठीक है, ये जो नवाब वाजिद अली शाह था, यानी जो स्टेट ऑफ अवध था इसका जो नवाब था नवाब वाजिद अली शाह, इसके पास आया और क्या कहा कि आई विलिंगली हैंड ओवर द चार्ज ऑफ द स्टेट टू द इंग्लिशमैन। तो जेम्स आर्टरम ये एक लिखा हुआ लेटर यानी कि एक लिखी हुई पर्त लेकर आए और नवाब वाजिद अली शाह से कहा कि आप इस पर साइन कीजिए। तो नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा और उन्होंने साइन किया भी नहीं। तो बाद में इनको पकड़ लिया गया था। लेकिन बुनियादी तौर पर आप यहाँ से ये चीज़ नोट करें कि किस तरह से यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक रिटर्न में चीज़ भेज रही है नवाब वाजिद अली शाह को कि आप बस इस पे साइन कर दें और जिसमें ये लिखा हुआ है एक ट्रीटी साइन हो जाएगी कि आई विलिंगली, मैं खुद जानबूझ के हैंड ओवर द चार्ज ऑफ द स्टेट के स्टेट का यानी स्टेट ऑफ अवध का जो चार्ज है ये मैं इंग्लिशमैन को या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दे रहा हूँ। ठीक है। तो जाहिर सी बात इन्होंने इससे मना किया। बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी उसने रेड किया, वो जो स्टेट थी इसका जो कैपिटल था इसका जो फोर्ट था उसमें आए, वहाँ पर जो खवातीन थी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई। तो स्टेट ऑफ अवध में जो तकरीबन 8 लाख सोल्जर्स थे वो जॉबलेस हुए। ठीक है। इससे पहले 8 लाख सोल्जर्स इसमें काम कर रहे थे और जाहिर सी बात है ये जॉबलेस हुए और बाद में जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1856 में इसको नेक्स्ट किया गया और 1857 में जंग आज़ादी हुई। तो ये जो सोल्जर्स थे इन्होंने फिर उसमें अपना बुनियादी किरदार अदा किया। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो एक्सेशन ऑफ स्टेट्स थी इन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना रोल प्ले किया। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट में हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स क्या है, इसका खुलासा ये है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, जिस तरह ये 8 को इसने अपने साथ मिलाया, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट स्टेट है और उसका जो राजा है उसका कोई मेल हेयर नहीं है यानी उसका कोई बेटा नहीं है, तो उस राजा के मरने के बाद वो जो स्टेट होगी वो डायरेक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल में आ जाएगी, उसके कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक हो गया। और अगर किसी राजा का मेल है यानी मेल बेटा उसका है तो बाद में जाहिर सी बात है वो फिर जो रियासत है वो बाद में वो जो उसका बेटा वो राजा के मरने के बाद उसका बेटा उसका जो वारिस है वो बन जाएगा। लेकिन अगर किसी का मेल हेयर नहीं है तो फिर वो जो स्टेट है वो अनेक्स हो जाएगी। इफ़ अ रूलर डाइज विदाउट मेल हेयर हिज स्टेट वुड बी अनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये रूल था डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स का जो कि लॉर्ड डेलाउस ने दिया। अब इस सिलसिले में हम एक एग्जांपल देखते हैं। दोंदू पाठ, ठीक है, जिसे नाना साहिब कहते हैं, ये कौन थे? अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, लास्ट पेशवा ऑफ मराठा अंपायर। तो जो मराठा अंपायर था उसका जो लास्ट पेशवा यानी जो लास्ट चीफ मिनिस्टर था वो बाजीराव टू था। ठीक है। जिसका कोई भी बेटा नहीं था, ठीक है, यानी मेल हेयर नहीं था, तो उसने एक बेटे को अडॉप्ट किया जिसका नाम था नाना साहिब, यानी असल नाम था उसका डुडू पाठ और जो वैसे उसका नाम है वो है नाना साहिब। अब क्या हुआ? थर्ड एंग्लो मराठा वार 1857-1858 में लड़ी गई जिसमें डिफीट हुई। तो जाहिर सी बात है जो बाजीराव टू था इसको भी डिफीट हुई, लेकिन इसको पकड़ लिया गया और सालाना इसको 8 लाख पेंशन दी जाती। अब क्या था? अब 1827 में बाजीराव अपॉइंटेड नाना साहिब एज ए सक्सेसर। जो बाजीराव है उन्होंने नाना साहब को अपना जो सक्सेसर है, अपना जो हेयर है वो नामजद किया। 1851 में जो बाजीराव है वो मर गए, ठीक है, लेकिन उनकी जो पेंशन थी वो रुक गई। अब असल मसला यहाँ से शुरू हुआ। असल डॉक्ट्राइन ये था कि अगर कोई रूलर मर जाता है और उसका कोई मेल हेयर नहीं है तो वो जो स्टेट है उसको अनेक्स कर लिया जाएगा। अब जो स्टेट थी वो तो अनेक्स होगी क्योंकि जो मराठा अंपायर था उसको शिकस्त मिल गई इस जंग के अंदर, ठीक है, लेकिन बाजीराव को जो सालाना पेंशन थी वो मिल रही थी। जब बाजीराव मरे तो उसके बाद इनके जो अडॉप्टेड बेटे थे यानी नाना साहिब, इन्होंने कहा कि ये जो 8 लाख सालाना मिल रहा था ये अब मुझे भी मिलना चाहिए क्योंकि 1827 में बाजीराव ने बाकायदा तौर पर मुझे अपना सक्सेसर बनाया है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इस पेंशन को रोक लिया जब 1851 में बाजीराव टू मर गए यानी उनकी डेथ हो गई। तो नाना साहिब ने प्ली की, ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं मुझे वो 8 लाख मिलने चाहिए क्योंकि मैं उनका लीगल हेयर हूँ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि चूँकि आप उनके मेल हेयर नहीं है यानी उनके बायोलॉजिकल आप बेटे नहीं है, लिहाजा आपको ये 8 लाख नहीं मिल सकता। तो इस सिलसिले में जो नाना साहिब थे उन्होंने पुलिस भी की, लंदन में इन्होंने अपना एक वकील भी भेजा, लेकिन सारी की सारी कोशिशें नाकाम होगी। ठीक हो गया। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स था इस तरह से इन्होंने जो नाना साहिब थे
के जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर बन गए, उनके दिल में काफ़ी नफरत पैदा की ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से, क्योंकि हिंदू लॉज में हम देखते हैं कि अगर किसी का कोई मेल हेयर नहीं होता तो वो किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है, यानी कि वो अडॉप्ट कर सकता है, और वो जो अडॉप्ट किया हुआ बेटा होता है उसके वो सारे राइट्स होते हैं जो कि एक रियल में बायोलॉजिकल बेटे के राइट्स होते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की इस रवायत को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने ये जो 8 लाख पेंशन थी ये नाना साहब को कन्वर्ट नहीं की। तो इस तरह से जो नाना साहब थे इसको काफ़ी बुरा लगा, या काफ़ी यानी कि उन्होंने कोशिशें की लेकिन वो ना हुआ। तो बाद में फिर जो 1857 की जंग आज़ादी हुई उसमें इन्होंने लेड रिबेलियन एट कानपुर के जो जगह थी उस पर जो रिबेलियन हो रही थी उसमें इन्होंने अपना जो कलीदी किरदार था वो अदा किया। तो इस तरह जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी इन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अपना रोल प्ले किया। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे एक बड़ा और प्रोमिनेंट काज था। ऑल हाई पोस्ट्स वर रिजर्व्ड फॉर कंपनी। जाहिर सी बात है कोई भी बड़ी पोजीशन है, बड़ी जॉब है, वो किसके लिए रिजर्व है? कंपनी के लिए। कंपनी जिसको चाहे वो जॉब दे, जिसको चाहे वो ना दे। जो छोटी मोटी निचले दर्जे की हैं वो इंडियंस के लिए हैं। कंपनी ऑफिशियल्स व्हेन रिटायर ट्रांसफर देयर वेल्थ टू द ब्रिटिश। कि कंपनी के ऑफिशियल्स, क्योंकि जो अंग्रेज़ था वो जब हिंदुस्तान में आया तो इस वजह से नहीं आया कि वो यहाँ पे सेटल होगा, ठीक है, जिस तरह मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे तो वो ये सोचकर नहीं आए थे कि हिंदुस्तान को लूट कर वो सऊदी अरब में लेके जाएंगे या अरब ममालिक में लेके जाएंगे। तो जब भी जो मुस्लिम्स हिंदुस्तान में आए तो वो यहाँ पर सेटल हुए, यहाँ पे उन्होंने शादियाँ की और यहीं पर वो उन्होंने लोगों के लिए काम किया। लेकिन ब्रिटिश इस नीयत से नहीं आया, वो हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था। तो जब भी उसके जो ऑफिशियल थे वो रिटायर होते तो जितनी भी उनके पास दौलत होती, जिसकी आगे मैं आपको स्टेटिस्टिक्स अभी बताता हूँ, तो वो सारी की सारी हिंदुस्तान में ले जाते। इसके अलावा जो नेटिव इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, ख़ास तौर पर जो कपड़े की इंडस्ट्री थी उसको बाकायदा तौर पर तबाह किया गया, ठीक है। इस सिलसिले में हम कुछ स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि 1797 में 36,45,745 पाउंड्स का जो कपड़ा था उसको बरतानिया में एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है, 36,45,745 पाउंड्स का। लेकिन 1849 में सिर्फ 36,151 पाउंड का जो कपड़ा था वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब से हिंदुस्तान पर कंट्रोल कर रही थी तो 1793 में कितना जो कपड़ा वो बरतानिया को जा रहा है और 1849 में कितना कपड़ा जा रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नेटिव इंडस्ट्री थी कपड़े की वो किस हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तबाह की। तो ये एक रफ सी मैंने आपको एस्टिमेट बताया, ठीक है। इसके अलावा अब हम मज़ीद आगे देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी सी कोटेशंस बता रहा हूँ। इंडियन स्कॉलर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं शशि थरूर, उनकी किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस। उसमें वो क्या लिखते हैं? उसमें वो लिखते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं सदी के आगाज़ में इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज 23%, ठीक हो गया। आज जो अमेरिका है कई जगह पर आता है 25%, यानी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें अमेरिका का शेयर 25 है, कई जगह पे 20 आता है, लेकिन आप देख लें कि एग्जैक्ट क्या, लेकिन 25 से ज़्यादा कहीं भी नहीं आ रहा। तो आज जब वर्ल्ड बैंक भी है, IMF भी है, ठीक है, दुनिया की तजारत हवाई जहाज़ से भी हो रही है, समुद्रों से भी हो रही है, बहरी रास्ते से, यानी हर तरह की सारी सहूलतें मौजूद है, इंटरनेट भी है। तो फिर अमेरिका की जाके वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 25% है। लेकिन उस दौर में एट द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी जब ये सारा कुछ नहीं होता था, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रेड, ये कुछ भी नहीं था, तब भी जो इंडिया का शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी में वो 23% था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम रूल में इंडिया कितना इकोनॉमिकली प्रॉस्पर था, ठीक हो गया। लेकिन बाय द ब्रिटिश डिपार्टेड बाय द टाइम ब्रिटिश डिपार्टेड इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया से निकला, इट हैड ड्रॉप टू जस्ट ओवर 3%। तो इंडिया का जो शेयर था पूरी दुनिया की इकोनॉमी में वो कितना रह गया? 3% रह गया। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इंडिया को क्या दिया? उन्होंने इंडिया को कुछ नहीं दिया, उन्होंने इंडिया को लूटा और अच्छी तरह से लूटा। 23% जो कंट्री दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कहाँ पे आ गया? 3% पे आ गया। और ये शशि थरूर अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में लिखते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हम देखते हैं। द ब्रिटिश एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1,80,00,000 यूरो ईच ईयर, यानी कि 1,80,00,000 यूरो वो हर साल इंडिया से निकाल के बरतानिया में लेके जा रहे हैं बिटवीन 1765 और 1815 इस दौरान में, ठीक है। इसके अलावा देयर आर फ्यू किंग्स इन यूरोप, ये बंदा लिखता है कि यूरोप के अंदर कुछ ही किंग है रिचर देन द डायरेक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं उससे जो अमीर हैं वो चंद ही किंग है यूरोप के अंदर, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं वो इतने अमीर हैं कि अक्सर यूरोप के जो किंग्स हैं वो उससे कम अमीर है, ठीक हो गया। और इसका अंदाज़ा यहाँ से हम लगा सकते हैं कि 1,80,00,000 यूरो हर साल इंडिया से निकल जा रहे हैं, यानी कि बरतानिया के अंदर जा रहे हैं। इसके बाद शशि थरूर लिखते हैं कि ऑन हिज फर्स्ट रिटर्न टू इंग्लैंड, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डायरेक्टर था, वो 2,34,000 जो यूरो थे, यानी आज के दौर में 23 मिलियन पाउंड्स बनते हैं,
ये वापस लेके गया इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जब वो दोबारा वापस आया 1765 में और फिर दोबारा वो इंग्लैंड वापस गया, तो आज के दौर के 40 मिलियन जो यूरो थे वो वहाँ पर लेके गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमें शायद छोटी अमाउंट्स लग रही हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएँ कि 1765 की ये बातें हो रही हैं, यानी कि आज के दौर में अगर किसी के पास 40 लाख आ जाएँ तो वो अच्छा खासा उसके पास पैसा आ जाता है। तो ये 1765 की बात हो रही है कि जब बहुत कदर होती थी पैसे की, तो उसमें वो पहले अपना जो ट्रिप है उसमें 23 मिलियन लेके आ रहा है, दूसरे ट्रिप में 40 मिलियन यूरो लेके आ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर चांदी किंग होने यूरोप के अंदर जो इससे भी अमीर होंगे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे वो इतने अमीर होते थे। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो बरतानिया था उसने हिंदुस्तान को आके लूटा, और फिर ये चीज़ें सारी चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है जब लोगों को लूटा जाएगा तो वो किसी न किसी तरह से तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, और फिर वो 1857 की जंग-ए-आज़ादी की सूरत में हमारे सामने आती है। तो ये थे कुछ काज़ेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की कि वो क्या काज़ेज़ थे जिन्होंने 1857 की जंग-ए-आज़ादी में अपना किरदार अदा किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इनके बारे में पता चला होगा। इसके अलावा अगर आप 1857 से 1947 तक जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया है उस पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरी अलग से मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जानना चाहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हवाले से जानना चाहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इसके अलावा आइडियोलॉजीज़ जिस तरह कम्युनिज़्म क्या है, मार्क्सिज़्म क्या है, सोशलिज़्म क्या है, कैपिटलिज़्म क्या है, इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ जिस तरह रियलिज़्म क्या है, मार्क्सिज़्म क्या है, क्रिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों पे अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।